श्री अरविंद साहित्य संचयन, ये कलेक्टेड पोएम्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। उसी बैकग्राउंड के अंदर अब ये बात आई, कवि करता क्या है। एक ये बैकग्राउंड ट्रेस करने के लिए और हमारे महाकाव्य हैं क्या कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, उनमें कविता को यदि देखें वो रियल है या अनरियल है, इमेजिनेशन ही है, मतलब उसको रखें किस तरीके से, इस विषय में बहुत ही कम सोचा जाता है और जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में इसको लिया ही नहीं जा रहा। शायद ही कोई है जो इसको इस दृष्टिकोण से लेते हैं। अपनी अब ये जो सीरीज आ रही है रामचरितमानस के ऊपर, इसमें अब एक टाइटल हमारा जो है वो है रामायण सतकोटिय पारा। ये बालकांड की चौपाई है। हाँ, जय ये कथा सुनी नहीं होई। ये जो है, ये देखिए, जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायणें हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है, पहले तो इनको कैसे पता चल गया ये तुलसीदास जी को कि ये इतनी रामायण है या ऐसे हैं? लाए कहां से ये बात कि रामायण जो है 100 करोड़ तथा अपार रामायणें हैं? अब ये संभव कैसे हो सकता है? या तो ये है कि कवि बस ठीक है, बोल रहा है कुछ भी, भौतिक रूप से तो आपको भी ये तो चीज संभव नहीं है, तो इसलिए कविता रियल होती है या नहीं होती, इसके ऊपर आ गए कि हम कैसे देखें इसको। दूसरे तो ये कहेंगे यार कितना सीरियसली ले रहे हो, कोई इतिहास थोड़ी लिख रहे हैं वो, ये तो काव्य लिख रहे हैं, तो ये काल्पनिक है, ये तो भावना की चीज है। फिर आप कहोगे जिसकी जैसी भावना है, तो हर जने की अपनी अपनी भावना, तो कितनी भी रामायण हो सकती है। नहीं तो और कैसे एक्सप्लेन करो इसको कि 100 करोड़। देविका जी, फिजिकली पॉसिबल है क्या ये इस तरीके से जो ये स्टेटमेंट है? जी नहीं, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही ऐसे स्टेटमेंट्स के हम संपर्क में आते हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं देते, क्योंकि हम ये कहते हैं यार ये तो कविता के सेटअप में है, ये तो कवि है वो लिख रहा है, अरे अच्छी बात है। चैतन्य महाप्रभु जब संगीत कर रहे थे, जब वो, तो आकाश गूंज उठे। दूसरा कहते गया यार कमरे के अंदर कर रहे थे, हम बगल के अंदर थे, हमको ही नहीं पता। जब ये कर रहे थे तो देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे, तो आप ये कह रहे कविता में ऐसे ही लिखा जाता है, काव्य की बातें हैं ये। आपको अगर काव्य का टेस्ट होगा तो ये भावनात्मक चीजें होती हैं, इनकी रियलिटी उस तरीके से आप ये देखो वो है नहीं। तो रियल को रियल की जगह रखो, काव्य को काव्य की जगह रखो, यही एक दृष्टिकोण है। इसके अलावा तो और अनिल जी क्या दृष्टिकोण हो सकता है इसका, मतलब क्या कहो इसका? बिल्कुल ठीक है, मतलब ये कल्पना करता है और भाव है उसका, मतलब ये सीधा उसी पे आता है, मतलब हाँ क्योंकि बस,
फिजिकली या मतलब उसको उसको तो अपन ये मतलब एसिमुलेट करने का कोई कारण नजर भी नहीं आता, मतलब कैसे हो नहीं सकता नहीं, है? सकते कैसे हो? अनिल जी आज क्लास में आए थे या नहीं आए थे, इसको दो तरीके से कैसे घट सकती है? आए थे तो आए थे, नहीं आए थे तो नहीं आए थे। हाँ, तो मतलब वो अपने तो अफर्मेटिव जो चीज है तो वो वही दिखती है ना, भाई भाई ये है या भाई नहीं जो है एक अब। घटना किसी भी तरीके से घटित हुई, वो किसी एक तरीके से घटित हो सकती है। बिल्कुल। रिपोर्टिंग अलग अलग हो सकती है, पर रिपोर्टिंग भी उसके हाँ ना होने में कि ये युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था, महाभारत हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसमें तो यस और नो के अलावा तो कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। हुआ था तो यस, नहीं हुआ था तो नो। तो ये एक प्रश्न इसलिए उठता है, पहले तो ये प्रश्न उठाना जरूरी है कि कवि कर क्या रहा है, डील किस चीज से कर रहा है। वो केवल कल्पना कर रहा है, तब तो आपने उस साहित्य का सारा जो भी उसका हवा है, उसकी सारी चीज निकाल दी आपने, तो प्राण खत्म कर दिया। आप तो कह रहे हो ये तो, अरे भाई काव्य है, ये तो कल्पना है। हाँ, वो पहले मान के चल रहे हैं कि भाई ये तो मतलब सत्य तो है ही नहीं, मतलब ये जो कह रहा है भाई ये ठीक है, कल्पना है उसकी, नहीं, अब उसका अगर सत्य आनंद मान, ले। आप सत्य मानते भी हो तो आप ये कह रहे हो भौतिक सत्य नहीं कह रहा, ये डीपर सत्य कह रहा है, तो और मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ, वो वहां तक पहुंच भी नहीं है, पर अगर हम उस लेवल की बात भी करें तो भी। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे जो भी चीजें आती हैं, उनको समझा भर दिया जाता है अपने तरीके से, उनको हू बहू डील नहीं किया जाता। तो अब ये चलते हैं, आप समझने की कोशिश करना इसको धीरे धीरे, इसके न्यूआंसेस बड़े सटल तरीके के हैं। श्री तुलसीदास जी के इस कथन को कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, आखिर किस प्रकार समझा जाए? कैसे समझें इसको? भावनात्मक रूप से तो कह रहे हैं, अरे क्या दिक्कत है इसमें, करोड़ों लोग हैं और करोड़ कितने वर्षों से चले आ रहे हैं, सबके हृदय में अपनी अपनी रामायण है। अरे वो तो ठीक ही बात है, पर इसमें ये क्या मतलब हुआ इस बात का? और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं, अगर उसको यूं ही करो तो फिर आप इसको कह के छोड़ भी सकते हो, वो तो सारी बात छोड़ सकते हो जो मानसिक स्तर के ऊपर। यही तो प्रॉब्लम है कि जो पश्चिम की संस्कृति है वगैरह कह रहे हैं, यूं ही बैबलिंग्स हैं। हमारे वेद को, उपनिषद को, गीता को, इनको बैबलिंग्स बोलते हैं, बड़बड़ा रहे हैं। ये रियल चीजें तो बैबलिंग होती है, बड़बड़ाना, वो कर रहे हैं ये भारतीय लोग। तो हमारे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है। आपके साधु संत ये उसको दलील दे के इसके केस को और खराब कर देते हैं। वो पहले ये कहते रहे भावना की बात है, ये कहते ही आपने अपने केस को कमजोर कर दिया। हम ये कह रहे हैं कविता कर क्या रही है, कवि करता क्या है। हम इन चीजों में प्रवेश कर रहे हैं, इन प्रश्नों को पहले उठा के कि हमारे लिए कविता जो है वो एक रियलिटी का जो भान है, कि कविता तो अनरियल चीज है, यूं ही है। पेट जब भरा होता है तब व्यक्ति ऐसी बातें करता है। तो इस जो ये स्टेटमेंट है नाना भांति राम अवतारा, राम के अवतार जो है नाना भांति हुए, रामायण सतकोटि अपारा, किस प्रकार समझा जाए? भौतिक दृष्टिकोण से इस बात को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे भौतिक परिवेश में तो कोई भी घटना केवल किसी एक ही प्रकार से घटित हो सकती है, एक साथ अनेकों प्रकार से नहीं। तो ये 100 करोड़ तथा अपार रामायण, ये तो बड़ी विचित्र बात है। उदाहरण के लिए, कोई अमुक व्यक्ति आया है या नहीं, कोई अमुक युद्ध हुआ है या नहीं, या अन्य कोई भौतिक घटना हुई है या नहीं, का हाँ या ना में से कोई एक ही उत्तर हो सकता है, एक से अधिक नहीं। तो नाना भांति, अब यदि किसी भी अमुक युद्ध के बारे में कहा जाए कि वह अनेकों प्रकार से हुआ है, तो तुरंत ही व्यक्ति कहेगा कि यह असंभव है। अनेकों प्रकार से कैसे हो सकता है? वो तो जिस प्रकार हुआ उसी प्रकार हुआ। अनेक प्रकार से क्या होता है? जिसने किसी के तलवार मारी, उसकी गर्दन मान लो काट दी, अनेक प्रकार से क्या होता है? वो तो एक तरीके से ही हो सकती है।
तो इस स्टेटमेंट को या तो आप ये कह के ब्रश ऑफ कर दो, भैया भावना है, जिसकी जैसी भावना है वैसा रूप दिखता है राम जी का। तो कवि की सारी जितनी मेहनत है या सारा प्रयास धरती के ऊपर जो ये है ना, उसको आपने उस बिल्कुल उस तेज ही खत्म कर दिया उसका, ये कह के। यही बात है कि सबसे कीमती चीजें हैं, उस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं और उनको यूं ही बता देते हैं ट्रिवियल। यही तो कारण है कि महत्व जिन चीजों का है उनको महत्व नहीं दे पाते, और जिनका नहीं है उनको सिर पे चढ़ा रखा है। दृष्टिकोण का अंतर है। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूं कि ये जब तक ये प्रश्न नहीं किया जाए, पहले तो ये अंदर बैठती ही नहीं बात। तो तब व्यक्ति के मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक ही है कि 100 करोड़ तथा अपार रामायण का होना कैसे संभव है। कल्प भेद से हो, अगर हम कह रहे हैं कल्प कल्प की बात करें, युग चक्र की बात करें, इतने हैं तो भी रामायण सतकोटि अपार नहीं हो सकती। वर्तमान ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष बीत चुकी है। वह उसमें 50 गुना 360, 18,000 कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन का एक कल्प बीत चुके हैं। अतः कल्प भेद से तो मात्र 18,000 रामायण हो सकती है, वह भी तब जब हर कल्प की कथा जानने वाले कवि हुए हों। आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन दोगे तो 18,000 दे दोगे, और वो भी तब जब 18,000 को दर्ज करने वाले हों, वह सभी अलग अलग कल्पों की कथा कह रहे हों तभी। अतः यदि श्री राम हुए भी हैं तो उनका जीवन चरित्र तो किसी एक कल्प में तो एक ही प्रकार का हो सकता है, अनेक प्रकार का नहीं। इसलिए 100 करोड़ तथा अपार प्रकार का भौतिक रूप से होना असंभव है। इतिहास तो किसी भी घटना को केवल एक ही तरीके से घटित हुई मान सकता है। वहीं यह भी एक बड़ी विचित्र बात है कि इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए तो यह प्रमाणित करने की चेष्टा की जाती रही है कि वे ऐतिहासिक रूप से कभी घटित हुई ही नहीं थी। श्री अरविंद के शब्दों में आप ये देखिए, ये दृष्टिकोण को आप धीरे 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 की कुछ का कहना है, ये थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर 12वें वॉल्यूम में से है, कृष्ण कभी अस्तित्व में नहीं हुए तो वे एक मिथक हैं। अच्छा, अब कृष्ण से संबंधित सारी जितनी भी बातें हैं, अब क्या कहें उसका, वो तो सारी बस यूं ही हैं। कृष्ण तो हुए नहीं, जनता पागल हुई जा रही है। गोविंद देव जी के मंदिर में आपके वहां सुबह मतलब जगह नहीं है दूर दूर तक पार्किंग की, नॉर्मल डे पे कृष्ण हुए नहीं। अनिल जी कैसे एक्सप्लेन करें ये भौतिक चेतना को, और हम सारे दिन वो जाते जरूर है मंदिर पर, वो रियलिटी का सेंस अभी भी हमारा तो वो जो है सो ही है, और जबकि हमको दिख भी रहा है। यही श्री बिल्कुल, ये क्यों। बड़ी विडम्बना मतलब है। और फिर अपन उसका कुछ अर्थ मतलब वो करते रहते हैं, लेकिन उसकी गहराई नहीं समझ में आती। ये सही है, कर रहे हैं भाई यही क्योंकि तो कह वो रहे उसको हैं कि क्रिएटिविटी कर रहे हैं। हिस्टोरिकल फिगर नहीं है कृष्ण। कृष्ण तो माइथोलॉजिकल फिगर हैं, वो कभी हुए ही नहीं। और जोरदार बात यह है कि वो हुए नहीं, उनके पीछे मतलब हुजूम का हुजूम सारे लोग, और खाली भारत वाले मूर्ख हों वो भी तो एक अलग बात है, पूरी दुनिया में ही हरे कृष्णा मूवमेंट आग की जैसे फैल गया। उनको रिलीफ ही इस चीज में आता है, ऐसी चीज में जो कभी हुई नहीं। तो क्या तो मानव मन ऐसी चीज के लिए वायर्ड है कि वो कल्पना के लिए ही वायर्ड है, बकवास चीजों के अंदर वायर्ड है, रियलिटी के लिए वायर्ड नहीं है, क्या तो ये है। मतलब कैसे रखें इस बात को, जो चीज है वो तो तथ्य तो सामने है ही। क्यों अनिल जी, ये तो सामने है ही, पूरी दुनिया के अंदर ये आग की जैसे और भयंकर रूप से फैल रहा है। बिल्कुल आपके तथ्य तो जो भी हैं सो हैं, और ये मिस्टिक फिगर, ये माइथोलॉजिकल फिगर आप बता रहे हो, रियलिटी है नहीं। तो यार बात क्या है फिर। उनका तात्पर्य पृथ्वी पर अस्तित्व से है, क्योंकि यदि वृंदावन कहीं नहीं होता तो भागवत लिखी नहीं जा सकती थी। कृष्ण प्रेम ने यशोदा माँ को गुरु इसीलिए अपनाया, वो करे ऐसे भागवत पढ़ती है ये तो कृष्ण को देख के पढ़ती है।
कितने कितने लोग जो हैं वो उनके सतत संपर्क में हैं। विचित्र बात है, जर्मनों ने ईसा मसीह के अस्तित्व को नकार दिया है, फिर भी उनका सूली पर चढ़ना अब तक भी सीजर की मृत्यु से बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। कभी कभी व्यक्ति यह सोचने को प्रेरित होता है कि केवल वे ही चीजें वास्तव में मायने रखती हैं जो कभी हुई ही नहीं है, क्योंकि उनके समक्ष अधिकांश ऐतिहासिक उपलब्धियां लगभग निस्तेज और अप्रभावी प्रतीत होती हैं। जो भी हिस्टोरिकल आपके फैक्ट्स हैं वास्तव में तो निस्तेज से ही हैं। किसी के आत्मा का क्षण आ गया, उसमें कुछ थोड़ा बहुत तेज है, बाकी तो क्या है इतिहास में। भाई ने भाई का कत्ल कर दिया और गद्दी पे बैठ गया, उसने उसका कत्ल कर दिया, उसने ये कर लिया, गबन कर लिया। ये उपलब्धियां थोड़ी हैं। उपलब्धियां तो ये हैं कि अरे इन्होंने ये महान कार्य किए। तो जो आप हिस्टोरिकल फैक्ट जो दर्ज किया, हिस्ट्री आप कह रहे हो, वो तो निस्तेज सी प्रतीत होती है। इतिहास में 4 महान घटनाएं हैं: ट्रोय की घेराबंदी, ईसा का जीवन चरित्र व उन्हें सूली पर चढ़ाए जाना, वृंदावन में कृष्ण का निर्वासन तथा कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन कृष्ण संवाद। और ये कह रहे हैं ये कोई सा ही नहीं हुआ। ट्रोय की घेराबंदी ने हेलास को जन्म दिया, वृंदावन में प्रवास ने भक्ति में धर्म को जन्म दिया, क्योंकि उससे पहले केवल ध्यान चिंतन व आराधना ही थे। अपने सूलीकरण से ईसा ने यूरोप को मानवीय बनाया, और कुरुक्षेत्र का संवाद अभी भी मानव जाति को मुक्त करेगा, विल यट लिबरेट ह्यूमैनिटी। जो चीज हुई ही नहीं वो आज भी मनुष्य जाति को लिबरेट कर रही है। और श्री अरविंद की लेखनी प्राप्त करने के बाद तो मां ने कहा गीता का जो मैसेज है और डिसाइसिव हो गया। एक्चुअल में तो ये हमारे जो रियल किसको कहें, अनरियल किसको कहें, इमेजिन, ये सारे को यदि आप और थोड़ा सा डीपर डिग करोगे ये हिला देगा उसको। भौतिक मन मानता नहीं, पर ये जो है सो है, ये सामने है हमारे। और फिर भी कहा जाता है कि इन चारों में से कोई भी घटना कभी घटित ही नहीं हुई। लोग कहते हैं कि ईसा की शिक्षाएं फर्जी हैं और कृष्ण कवियों का एक सृजन है। कृष्ण जैसी क्या चीज होती है? अरे दिलीप कुमार रॉय जिसके भजन में कृष्ण स्वयं आके सुन रहे हैं, उनके संदेह है, वो कह रहे हैं भाई कृष्ण चेतना तो स्वीकार कर सकते हैं, क्या कृष्ण होते हैं? तो मैंने आपको वो लेटर पढ़ के बताया था, श्री अरविंद ने ये कहा, रे यार मतलब बिना व्यक्ति के और उसकी चेतना कहां से आ जाएगी? सूर्य के बिना सूर्य की किरणें कहां से आ जाएंगी? ये देखो कितनी विचित्र बात है कि ये व्यक्ति गा रहा है, कृष्ण के गीत गा रहा है, इतनी मूढ़ तरीके से गा रहा है, और भौतिक चेतना को अभी भी ये संदेह है कृष्ण होते हैं क्या? ये है हमारा भौतिक मन। तो लोग कहते हैं ईसा की शिक्षाएं फर्जी हैं, कृष्ण कवियों का सृजन है। यदि ऐसा है तो इन फर्जियों के लिए भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करो। अगर ये न हो, आप ये सारा साहित्य को हटाओ, जो इंडियन माइथोलॉजी है या हमारे जो ये सारी चीज है, जो देवता हैं और हैं, इनको एक बार हटाओ, कल्पना तो करो क्या पाओगे आप जगत के अंदर? क्या दिखेगा? वहशियत ही वहशियत के अलावा और क्या दिखेगा आपको? रक्तपात के अलावा और क्या दिख रहा है? और इन रचयिता कवियों के आगे प्रणाम करो। तो आखिर इस बात की, अब ये फिर अपन मेन फ्रेम में आ गए, तो आखिर इस बात की व्याख्या किस प्रकार की जाए कि केवल वे ही चीजें वास्तव में क्यों मायने रखती हैं जो भौतिक रूप से पृथ्वी पर कभी हुई ही नहीं? ये क्या डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं अपन देविका जी? क्या है इसके पीछे का थॉट? जो फिजिकल जो देखता है वो ही सफिशिएंट नहीं है। हम फिजिकल के बेसिस के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस नहीं लगा सकते, फिर हम लिमिटेशंस में आ कंप्लीट क्या, फिजिकल के लेवल पे एनालिसिस कर ही नहीं सकते। फिजिकल के आपको कोई ईंट के एनालिसिस से भवन का क्या एनालिसिस होगा? वो तो प्लान देखोगे पहले, जिसके दिमाग के अंदर प्लान है वो प्लान सारी चीजों को यथास्थान रख देगा। अपने आप में वो डिटेल्स मीनिंगलेस हैं अगर पर्सपेक्टिव नहीं है तो। भौतिक तो डेरिवेटिव है, परिणाम है।
और एक्चुअल में तो हमारी चेतना को ही भौतिक इस रूप से दिखता है। इवन भौतिक के अंदर भी हमारा देखने का स्पेक्ट्रम एक सीमा में है, हमारा सुनने का एक स्पेक्ट्रम है देखने का, तो यही रियल है, ये तो नहीं हो सकता। आप अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में देखते हो तो यही रियलिटी है भौतिक की भी। और बातें तो प्राण की और मन की तो छोड़ो, भौतिक इतना ही है, ये तो बात नहीं हो सकती। क्यों देविका जी, ये बात तो समझ में आ रही है कि आप जिस तरीके, आप मतलब मनुष्य जाति जिस तरीके से एक्सप्लेन करती है, ये तो एक स्पेक्ट्रम में करती है। हाँ जी बिल्कुल। साउंड का एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है, साइट का एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है, तो वही रियल हो, ये तो कोई बात नहीं भी। मैं जो संगीत मेरे कान से सुनता हूं बस उतना ही रियल है, ये कोई बात नहीं हो सकती। भौतिक रूप से भी, मनोवैज्ञानिक रूप से तो जो है सो है, उसको तो आप वैसे ही अनरियल कह देते हो। तो ये स्पेक्ट्रम अलग अलग आपके प्राणी हैं, उनकी अलग अलग रेंज, कुत्ते की अलग है देखने की, कई की बहुत ज्यादा शार्प है। अब रियल किस तरीके से डिफाइन करो आप? मैंने एक सर्टेन स्पेक्ट्रम तय कर लिया, वो रियलिटी है। अरे आपके लिए सर्विसेबल हो सकती है, आपके व्यावहारिक उपयोग के लिए, कि भाई वैश्विक चेतना मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर तो इतनी है, इतनी मेरे काम में आएगी, बिल्कुल ठीक बात है ये, यहां तक तो ठीक है। पर अगर आप ये स्टेटमेंट देते हो यही रियल है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बस ये तर्क है इसके। तो इसलिए कवि जिन चीजों में प्रवेश करता है, आप कहते ये अनरियल है, क्यों भाई, आपके पास आधार क्या है इस बात का? तो कवि कर क्या रहा है फिर? आज तक के जितने भी क्रिएशंस हैं वो कवि में किए हैं, संस्कृतियां कवि के ऊपर टिकी हुई हैं, दृष्टा कवि। ये धीरे धीरे पॉइंट हमको समझ में आना चाहिए, जिससे कि भौतिक जो चेतना है उसमें कुछ ब्रीच आए, हमारे रेगुलरली ये बात करें तो हमारे जो इतना ये जो एक फिल्म चढ़ी हुई है इसकी भौतिकता की, कुछ उसमें हो। तो इसलिए नहीं कि केवल भौतिक के रूप में एनालाइज करना, अरे भौतिक भी तो रियल, भौतिक मतलब क्या, एक स्पेक्ट्रम में देखना केवल रियलिटी नहीं हो सकती ना। मैं एक व्यक्ति को भी एनालाइज खाली उसके कोई छोटे से नाखून को देख के फिर कहूं ये, अरे ये बहुत ज्यादा हो गया, और वो भी पूरा नहीं दिखता मेरे को, उसको भी आप कहोगे कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, आप नहीं नहीं, मैं तो जो आंख से दिखता उसी से करूंगा। तो इसलिए क्या है, श्री मां के शब्दों में, श्री अरविंद जिन्होंने इतिहास का गहन अध्ययन किया था जानते थे कि वे आधार सामग्रियां कितनी अनिश्चित होती हैं जिन्हें इतिहास लिखने के लिए काम में लिया जाता है। इतिहास किस बात के ऊपर लिखा जाएगा जी? मैं वहां था, मान लो उस जगह में था, वहां राजा जो है ये आदेश दे रहा था, पर आपको समझ में कितना आता है? माँ श्री अरविंद बैठे हैं, वो बोल रहे हैं, तो भी आपकी चेतना पे निर्भर करेगा। रिसीविंग चेतना यदि तटस्थ हो, पहली चीज आप में क्षमता हो इतनी कि आप उसको तटस्थ तरीके से ग्रहण कर सकें। मैं तटस्थ तो हूं, पर मेरे में क्षमता ही नहीं है संगीत रिसीव करने की, मैं उस सभा में हूं, मैं क्या बताऊं अब? तो इतिहास जो दर्ज किया गया है वो तो एक दृष्टिकोण से दर्ज किया गया है। अच्छा, उसके अंदर भी डायरेक्टली वो व्यक्ति वहां था नहीं था, वो तो केवल बाहरी सतही घटना बता देगा, उसके पीछे एक व्यक्ति किसी दूसरे को क्या कहता है केवल आप शब्दों का ही विवेचन करते हो तो ये हो ही नहीं सकता रियली। क्योंकि आप ये जानते हो शब्द जो है साइकोलॉजी से आते हैं, क्यों ये शब्द आए? यदि आप साइकोलॉजी पे नहीं गए, केवल शब्दों से आप कुछ पता नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही शब्द जो है प्रेम के वशीभूत हो व्यक्ति बोल सकता है, एग्जैक्टली वही शब्द जो है आप एनिमोसिटी के कारण बोल सकते हो, किसी के प्रति आपकी विद्वेष भावना है उससे बोल सकते हो। अब शब्दों से तो क्या पता लगाओ आप? जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है वो ही एक्सप्रेशंस नहीं जानता। तो इतिहास के अंदर ये बड़ा गड़बड़ है। आपने एग्जैक्टली वो चीज भी लिखी है तो भी आप कौन सी चेतना को दर्ज कर रहे हो? एक व्यक्ति का वर्णन, उसकी साइकोलॉजी का करो नहीं, खाली बाहरी से बाहरी कि उसने ये खाया,
उसने इतनी बजे ये किया, तो यार ये कोई इतिहास हुआ क्या? मतलब इतिहास सोचो, आपकी दर्ज वैसे आप क्या कर रहे हो? आप किसी व्यक्ति का क्या वर्णन कर रहे हो? तो इसके अंदर भौतिक घटनाओं के साथ साथ यदि मनोवैज्ञानिक चीजों को दर्ज नहीं करो, तो ये तो फिर बाद में इतिहास ही नहीं हुआ। श्री अरविंद आश्रम में जाओ और आप उसकी और वैसी डिटेल्स जिसका उस स्थान से कोई महत्व नहीं है, या तो केवल कोई नीरा भौतिक व्यक्ति है उसके बारे में बात करो, तब तो कोई डीपर चीज नहीं है। पर जितना ही डीपर व्यक्ति होगा, यही श्री अरविंद ने कहा, मेरी जीवनी या किसी भी गहरे व्यक्ति की जीवनी नहीं लिखी जा सकती। तो या तो आप कोई बिल्कुल घोर तामसिक, एकदम देहबद्ध व्यक्ति की बात कर रहे हो, तब तो खैर लिखने को बहुत ज्यादा कुछ आंतरिक साइकोलॉजिकल होता नहीं। पर अगर सच्ची चीज आप लिख रहे हो तो वो ऐसे इस तरीके से नहीं लिखी जा सकती। माँ की जीवनी क्या लिखो, इसलिए माँ ने कहा भी न तो मेरी ये लिखने का प्रयास करना आप, मेरी तो बड़ी सीधी सादी जीवनी थी, बाकी तो अब ये लिख रहे हैं। अब उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है वो बड़ी संदेहास्पद है। अच्छा, वो अगर फैक्ट्स भी कई चले, अगर ठीक ठीक लिख भी रहे होंगे, तो भी उसके अंदर अगर आपका माँ के साथ संपर्क है तो आप ये पाते हो अरे ये तो लिख नहीं रहा सही चीज। हो सकता है बारी फैक्ट ठीक ठीक लिख रहा हो, जीवनियां जब आप माँ की पढ़ते हो, अगर आपको डीपर थोड़ा सा भी उनसे तारतम्य है, तो आप ये पाते हो लिख ही नहीं रहा यार, ये तो माँ की जीवनी तो नहीं लिख रहा, क्योंकि लिख सकते भी नहीं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा यार, मेरा भक्त हो के तू मेरा मर्डर क्यों करे? भाई दूसरे नहीं मानते उनको तो चलो अपन कैसे रोक लेंगे, तू मेरी जीवनी मत लिख, तेरे हाथ से मेरा मर्डर हो ये अच्छी बात नहीं है। आप ये सोचो ये पोएट्री में ये बातें कैसे आ रही है। मैं ये कह रहा हूं पोएट्री वो चीजें कर रही हैं, भौतिक चेतना में जब तक ब्रीच नहीं हो तो हम इतिहास को देखना, रियलिटी को देखना, जगत को कैसे देखें, अपने जीवन को कैसे देखें, ये सारी एक ही बातें हैं एक तरीके से। अधिकांश बार तो प्रलेखों की यथार्थता, यही एग्जैक्टली यही बात श्री अरविंद इसमें लिख रहे हैं, ये मानव चक्र के अंदर, कि अरे इतिहास लेखन के अंदर उन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो मनोविज्ञान से संबंध रखती हैं। ये श्री अरविंद उसमें लिख रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट है ये, आप मनोविज्ञान उसका लिखो नहीं तो आप कैसे कहो? खाली एक घटना के रूप में कृष्ण प्रेम यशोदा माँ के पास चले गए, माँ श्री अरविंद के पास आ गई, ये केवल कोई भौतिक घटना नहीं है। ये आपको केवल एक भौतिक घटना है तो क्या तो इसको सेलिब्रेट करना, क्या तो फिर ये डेट्स जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 नवंबर, 21 फरवरी, दर्शन डेज, आपने तो इनका सिग्निफिकेंस टोटल खत्म कर दी। अगर ये कहते हो तो जगत की सारी ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है इस तरीके से। इसीलिए हम बिल्कुल एक लोअर लेवल पे आ गए, क्योंकि हमने जो ब्यूटी है वो खत्म ही कर दी, एकदम ही सेंसिटिविटी खत्म कर दी। अधिकांश बार तो प्रलेखों की यथार्थता ही संदेहास्पद होती है, माँ कह रही है ये। आपके जो जो डेटा है, पहली बात तो वही, आप उस मीटिंग में बैठे हो तो क्या दर्ज कर लो आप। एक प्रधानमंत्री जो शब्द काम में ले रहा, आपने हू बहू दर्ज कर लिया, पर उसके दिमाग में क्या है? आप अच्छे एनालाइज करने वाले हो तो आप उसमें और चीजें भी, शब्द तो चलो दो लोगों ने एग्जैक्टली लिख ली है, वही आप ये देखोगे कि दो पार्टी वाले हैं, एक तो उनके विरोधी पार्टी वाले हैं, वो किस तरीके से लेते हैं, शब्दों में भी वो चूकते हैं। जैसे आप अगर हमारी इस क्लास को दर्ज करने का प्रयास करेंगे, ये तो रिकॉर्डेड है, अब इसमें फर्क कैसे आ सकता है? जब आप विचार दर्ज करने की कोशिश करेंगे, दो जने ऐसी चीजें इसी क्लास में से लेके आएंगे, वो इसके अनुभव को लाके दर्ज कर देंगे। अब बताओ कौन सी ज्यादा बड़ी रियलिटी है? आप एग्जैक्टली वही शब्द काम में ले रहे हो जो बोले जा रहे हैं। अगर ये आपसे कहा जाए कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, अब इसमें तो कोई किंतु परंतु हो नहीं सकती। अगर केवल कोई यूं ही पढ़ा जा रहा है उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूं टेक्स्ट, तो आप हाँ ये ठीक है, तो इसमें तो कोई गहरा अनुभव क्या आया। पर जैसे ही इसके साथ शुरू से लेके हम एक एक स्कीम के अंदर सारे शब्दों को गूंथ के बोल रहे हैं,
उसको शब्दों में लेके आना, या एक पर्सपेक्टिव हम दे रहे हैं किसी एक एक पैसेज के ऊपर अपने आप को आधारित नहीं कर रहे, खुले तरीके से, अब लिखने में आपको दिक्कत आ जाएगी। अनुभव को दर्ज कैसे करें? जो व्यक्ति अनुभव को दर्ज करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, दूसरा कहेगा इसने फिडेलिटी के साथ इसको दर्ज किया है, ये लाया है अनुभव को एकदम परफेक्टली। अब कौन सा बड़ा फैक्ट है? एक ने शब्द तो लिखे, पर आप शब्द लिख के कहते हो यार ये वैसा तो साउंड नहीं कर रहे जैसे देविका जी ने जैसे प्रयास किया। आप ह्यूमन एस्पिरेशन, हमारा लाइफ डिवाइन का पहला ही था, आपको यार इतने ज्यादा न्यूआंसेस हैं इसके अंदर, बोलने में तो लगता हाँ ठीक बात है, लाएं कैसे इसको? एग्जैक्टली यही बात अनिल जी ने पहली बार ये महसूस करी, यार ये हाँ सुनते हैं, बार बार सुन लिया यार, समझ में भी आ रहा है, हू बहू वो चीज मैंने शब्द लिख दी है, पर वो जब शब्द को पढ़ता हूं तब वो वाली बात नहीं आ रही इसमें। इसका मतलब इसको दर्ज करने में कुछ और चीज है। यही बात इतिहास में और भयंकर रूप से, अरे रिकॉर्डेड क्लास हम नहीं दर्ज कर पा रहे, ये देखो आप, तो इतिहास कहां से लिख लेंगे? ये तो केपेबल ही नहीं है। ठीक है, ये एक लॉजिक समझ में आ रहा है देविका जी? धीरे 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 हाँ जी। ये नहीं दर्ज कर सकते। इसमें मेरे को एक बात ये आ रही है, जैसे दिमाग अपना जो माइंड है वो एक चीज को दर्ज करता है, फिर भी शंकत रहता है, मतलब वो संदेह संदेह रहता है उसको, मतलब ये कंफर्मेटिव है नहीं है, मतलब फिर भी लगता है कि ये विश्वास अधूरा से होता है वो भाई। तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब एक पक्ष माना जा सकता है, इसके और पक्ष भी हो सकते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव है, मतलब कोई चीज को समझने के लिए, मतलब वो एक ही सत्य है ये मानता नहीं है दिमाग, भाई ये जो कहा जा रहा है यही सत्य है, इसके और भी कुछ हो सकते हैं अर्थ। तो ये एक जो है ये फीलिंग तो अलग अलग भागों की हो सकती है, भौतिक मन भी ये है, ताला लगा दिया, विश्वास नहीं होता, देखो हाँ आप कितने जने पलट पलट हाँ, के 5 बार वो तो चेक अब करते फील रहे कर रहा लगा हूँ, है कि नहीं लगा। ये तो मेरे को डेली होने लगा। मैं अब गाड़ी बंद करके वहां जाता हूँ आश्रम, और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर दोबारा अरे मैंने बंद की कि नहीं, मतलब ये होने लगा है। अब ये तो दिमाग की कोई क्रिया है जो नहीं ऐसे नहीं, फील ये तो हो रहा है। भौतिक मन है, ये फिजिकल माइंड है। हम्म। बाकी तो फिर अलग भी अलग लेयर है। संदेह की तो आदत है, संदेह तो करता ही है, मतलब पूरी तरह विश्वास तो नहीं करता किसी चीज पे भी, ये तो है। हाँ, पर ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक दूसरी बात है। हम्म। तो माँ कह रही हैं कि पहले तो वो जो आधार सामग्रियां हैं वो अनिश्चित हैं, प्रलेखों की यथार्थता ही संदेहास्पद होती है। इसी की तैयारी करवाने के लिए ये जो लिखने वाली प्रक्रिया है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कोई चीज को देख के, इसकी ट्रेनिंग भी होती है। आपने देखा और हू बहू वो बात बताई, रूम में गए तो, क्योंकि अभी हम देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, रजिस्टर करना तो बहुत दूर की बात है, हम जगत में जी के यूं ही चले जा रहे हैं। तो जो हम रियल कह रहे हैं, हमको डेटा ही पूरा नहीं मिल रहा, रियल तो बाद की बात है। और जो जानकारी वे प्रदान करते हैं वह अपर्याप्त, अपूर्ण, मामूली और प्रायः विकृत ही होती है। आप क्या निकाल के लेके आओ? एक फिजिकल माइंडेड पर्सन है, वो श्री अरविंद के क्या फैक्ट्स निकाल के लेके आएगा जी? बैठे हैं वो तो रूम में, जिसको थोड़ा बहुत भी डीपर सेंस नहीं हो, वो श्री अरविंद का वर्णन किस रूप में करेगा? आप कल्पना करो, वो एकदम सामान्य मनुष्य के रूप में करेगा। और हम कह रहे हैं धरती के ऊपर परात्पर की ऐसी क्रिया नहीं हुई। अब ये देखो, आप दोनों को मैच करो, अब इन दोनों रिकॉर्ड्स को, कोई भी जिसमें थोड़ी बहुत भी सेंसिटिविटी नहीं हो, माँ को किस तरीके से वो एक्सप्लेन करेगा? इनके पास जो रहती थी, माँ के पास जापान में और में, उन्होंने कहा भाई अच्छी लेडी थी बस, और इससे ज्यादा क्या। श्री अरविंद को लास्ट के अंदर तौलिया देते थे, वो गीला तौलिया। तो ये श्री अरविंद इतने महान, कभी हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्ति बोल के, ये तो लास्ट में तौलिया दे रहे थे उनको। आप ये देखिए, फिजिकल फैक्ट आपके सामने होके भी हम ये सोच रहे कवि क्या कर रहा है। अरे कवि तो जो कर रहा है सो कर रहा है, हम जगत के संपर्क में ही नहीं आ रहे, हम पता नहीं किसके संपर्क में।
हम एक्चुअल में कोई चीज दर्ज नहीं कर रहे। इस साहित्य में हम क्या दर्ज करते हैं? एक गहरा व्यक्ति इसी लाइनों के बीच में वो पढ़ लेता है और वो कृतकृत्य हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। अब संगीत के जिसके कहानी नहीं हो, बैठ बैठ के वहां, तो वो तो कहेगा यार कहाँ फंसा दिया मतलब। और जिसको डीपर सेंस हो, वो कहेगा इसमें वो वाली बात नहीं है। तो ये सारा मामला तो इस चीज का है, आप कहो ये तो रियल नहीं है। अब रियल किसको तो रियल कहो और किसको अनरियल कहो। कोई नीरा पशु है, वही कहेगा मतलब मेरे मुंह में जो गस्सा जा रहा है वो तो है रियल। इसके अलावा तो आप रियलिटी किसको कहो? आपके डीपर साइट है, कलाकार की आंखें हैं, डीपर टच है, प्रेम, वो जो भाव जो भरत जी के हैं, जो आपके लक्ष्मण जी के हैं, ये मनुष्य जाति तो तैयार ही नहीं है इनको ग्रहण करने ही। अब वो तो रियल है नहीं। तो रियल मतलब क्या? जो केवल चमड़ी को सुख पहुंचाता हो, या जो उसके मतलब अगर आप रियलिटी की परिभाषा इस तरीके से करनी शुरू करो तो आप बिल्कुल भौतिक स्तर, एकदम पाशविक स्तर के ऊपर उतर जाओगे और उसको भी पता नहीं रियल कहोगे या नहीं कहोगे। ठीक कह रहे हो आप ये अनिल जी की, पता नहीं ये क्या है। अगर आप इस तरीके से देखो तो एक्चुअल में यही पहुंच जाओगे भैया, पता ही नहीं। और जबकि एक दूसरी चीज, अगर आप डीपर जीते हो तो आप कह रहे बिल्कुल पता है, ये श्योर है, ये बात है। ये दोनों ही चीजें हैं। अब देख लो क्या दर्ज करें हम, कवि क्या दर्ज करता है। समग्र रूप से देखें तो प्रामाणिक या आधिकारिक मानव इतिहास और कुछ नहीं, जो आधिकारिक मानव इतिहास जो रहा है, लगभग निरंतर आक्रमणों, युद्धों, क्रांतियों, नरहत्याओं और उपनिवेशीकरण। उपनिवेश बसाना मतलब वहां आपने कब्जा कर लिया सा, और एक लंबा अभिलेख है। तो मानव चक्र में श्री अरविंद क्या बात कर रहे हैं? वो तो 4 एजेस की बात कर रहे हैं कि भी ये ऐसे चक्र में चलता है। सबसे पहले तो सिंबॉलिक एज आती है, फिर आपके टाइपल कन्वेंशनल, फिर इंडिविजुअलिस्टिक, सब्जेक्टिव। इस तरीके से ये एजेस हैं, ये चलती हैं। इसका किसी को सेंस ही न हो, क्या तो इतिहास बताए। इसलिए श्री अरविंद को ये नहीं है कि वो सारी भारतीय संस्कृति को सामने लाके यूं रख दिया। कैसे लाए? कैसे बताया कि इसके अंदर ट्रिपल क्वार्टेट्स है, ये कहते ही आपके प्रकाश आ जाता है, अरे हाँ ये बात है। नहीं, सारे आप हिंदू साहित्य को पढ़ लो, बातें तो इसमें हैं, स्कीम में नहीं रखी गई। वो इस तरीके से चल रहे हैं, पर सहज तरीके से चल रहे हैं, पर उसको सारे को लाके पूरी एक परिप्रेक्ष्य में रख देना, बर्ड आई व्यू प्रदान कर देना, हुआ ही नहीं। कब पता ही नहीं चलता, आप सब पढ़ लो चाहे। और नहीं, आप अगर हिस्टोरियन हो, कुछ भी हो, तो भी श्री अरविंद ने जो लिखा है उसकी जो प्रामाणिकता है, दूसरे व्यक्ति लिख रहा होगा। अब श्री अरविंद ने जो पर्सपेक्टिव दे दिया उसके तरीके से हम देखते हैं, ये हिस्टोरियन अगर इस लाइन में बात कर रहा है तब तो है ठीक, नहीं तो है बकवास। हिस्टोरियन ही गलत है। आप कहते हैं कितने ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित लोग हैं, क्योंकि श्री अरविंद के अनुयायी हैं इसलिए। अब कैसे समझाओ आप? सच है कि इनमें से कुछ आक्रमणों और नरसंहारों को चाटुकारिता भरे शब्दों और विशेषणों से विभूषित कर दिया गया है, और पीछे के इतिहास में भारत के इतिहास को तो जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है और आज भी किया जा रहा है, ये जोरदार बात है। ये करने के लिए कोई सामने हम में से नहीं आ रहा। ये इसका जो दायित्व है वो तो श्री अरविंद के भक्तों का है कि अब वो कह रहे हैं नहीं ये साधना नहीं। अरे साधना की क्या बात है इसके अंदर? राष्ट्रीय और यूनिवर्सल स्तर के ऊपर भारतीय संस्कृति को धूमिल रंगों के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं, अब इससे साधना का क्या है, ये तो संस्कृति की, देश की ये बात है। पर उन मूल्यों को समझना और उसको फिर पूरे उसमें सामने रखना, इसको पहले तो जीना। इन्हें धर्म युद्धों, पवित्र युद्धों और सभ्यता सिखाने वाले संग्रामों के नाम से पुकारा गया है, परंतु तो भी ये हैं लोलुपता और प्रतिशोध के कर्म ही। तो ये दिखा रहे हैं, ये इतिहास ने तो आज तक, अगर कोई इतिहास आप उठा के पढ़ो, आप कोई भी,
उसमें आप ये अगर थोड़ी आपके सेंसिटिविटी है और उसमें से कुछ निकालना जानते हो तो भले ही पढ़ सकते हो, निकालना नहीं जानते तो आदमी देखता है करूं क्या पर मैं इसका, अब ये उपयोग का क्या है। अगर वो शुद्ध हो तो भी, ये तो फैक्ट्स ये एकदम डिस्टोर्टेड है। यदा कदा ही इतिहास में हमें सांस्कृतिक, कलात्मक या दार्शनिक विकास का वर्णन मिलता है, तो क्या ये रियलिटीज नहीं है? तो ये बार बार की कवि क्या कर रहा है, कलाकार क्या कर रहा है, या जीवन के वास्तविक मायने क्या हैं, दार्शनिक क्या करता है, संस्कृति क्या करती है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि यह सब मिलाकर एक निराशाजनक चित्र बनता है जिसका कोई गहरा अर्थ नहीं। सारा इतिहास पढ़ लो, करें क्या अब इसका, कुछ पता नहीं चलता अगर पर्सपेक्टिव ना हो। यही प्रॉब्लम है कि श्री अरविंद को अगर हम नहीं पढ़े, पर्सपेक्टिव नहीं हो, चीजों को रखें कहाँ, किस स्कीम में रखें, पता नहीं। इसके ऊपर रामचरितमानस के ऊपर भी अच्छे अच्छे प्रयास हुए हैं, पर अब थोड़ी सी सेंसिटिविटी वाले लोग भी पाते हैं अरे ये क्या किया। शब्दों के जाल तो बहुत अच्छे, लच्छेदार बातें खूब खूब, पर आपको इसमें मतलब तो कुछ आ ही नहीं रहा। एक एक लाइन पे विवेचन कर रखा है अलग अलग लोगों ने, पता नहीं, और खूब खूब दार्शनिक है। पर जिसको श्री अरविंद में रस आ गया वो कहता है यार ये बात तो कर ही नहीं रहा, ये तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये तो मुद्दे पे ही नहीं आ रहे, प्रश्न ही नहीं उठा रहे ये। मतलब साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर वो विवेचन नहीं कर रहे रामचरितमानस का, अपनी मन की बातें हैं, दले जा रहे हैं, दले जा रहे हैं। और ऐसे नाम जिनको आप कर रहे हो ये तो प्रातः स्मरणीय हैं, उन लोगों को उन्होंने शामिल किया उसमें। उन्हीं की मीमांसा हर किसी की तो लेते भी नहीं। दूसरी ओर उन चीजों के पौराणिक आलेख में जिनका शायद पृथ्वी पर कभी अस्तित्व नहीं रहा, उन घटनाओं के आलेख जिन्हें आधिकारिक ज्ञान ने प्रामाणिक घोषित नहीं किया, ऑफिशियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, ये अपनी इसमें भी है। श्री माताजी साहित्य संचयन में भी एक टाइटल है, हिस्ट्री का आधिकारिक संस्करण, हिस्टोरिकल वर्जन, ऑफिशियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। उन विलक्षण लोगों के आलेख जिनके बारे में शुष्क हो चुकी बुद्धि वाले विद्वान शंका करते हैं, हमें मनुष्य की समस्त आशाओं, जो विद्वान जो है शंका करते हैं, इसमें तो मनुष्य की आशाएं नजर आती है और अभीप्साओं। इसलिए धर्म ने चाहे कितना ही रक्तपात किया हो, आप वैज्ञानिक हो और चाहे कुछ भी हो तो भी करनी, मैं तो कट्टर हूं साहब, ये लो। आप कितने भी कुछ भी हो राजनीति के अंदर, आप वही चीज लेके आते हो, चाहे कोई सी राजनीति हो। आशाओं और अभीप्साओं का मूर्त रूप देखने को मिलता है, अद्भुत, चमत्कारिक, वीरतापूर्ण तथा उत्कृष्ट चीजों के प्रति उसका प्रेम मिलता है, उसका उस सब का वर्णन मिलता है जो वह बनना चाहता है और बनने का प्रयास करता है। हिस्टोरिकली मैं आपको कह दूं कि मैं, महाराणा प्रताप का वीडियो है, वो सो रहे हैं, 3 घंटे का वीडियो है, आपको देखना है, आप कहेंगे क्या करूं मैं इसका। अरे ये एक्चुअल महाराणा प्रताप है, इनका वीडियो, तो क्या करूं इसकी बजाय वो नाटक जिसके अंदर मेरे को पता है कि ये जो किरदार है ये महाराणा प्रताप नहीं है, फिर भी जो भाव उसके अंदर लेके आ रहा है वो आपको जो मूव करेगा, वो उनके 3 घंटे की या 4 घंटे की वीडियो बाद में आपके लिए तो संकट और हो जाएगी। कोई आपको कह दे अगर 6 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा पूरी देर बिना पलक झपकाए, क्या करो इस इतिहास का। यही है इतिहास सारा का सारा, आप उसकी जान ही निकाल दो, क्या तो मिल के आए आप उससे। मैं वहां था आश्रम में, माँ भी थी उस समय, तो आपने उसका लाभ क्या उठाया, तो वो उनके पत्रों से पता चल ही रहा है कि वो क्या थे और क्या नहीं थे। यहां सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि केवल चेतना ही है जो किसी भी वस्तुनिष्ठ यथार्थता, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रियलिटी या जगत का निर्माण करती है। अपने आप में कोई वस्तुनिष्ठता है भी या नहीं, इसके विषय में कुछ भी निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता। इंग्लिश क्या बोलती है इसकी? ये हम लोग का है कमेंट। हाँ देविका जी, इंग्लिश क्या बोलती है इसकी?
देख रही हूँ मैं पेज नंबर टू ये फिजिकल है आपके हैं टू फिजिकल सेंसेस द होल वर्ल्ड अपीयर्स 4 फर्स्ट नंबर पे है। हाँ फर्स्ट जी ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसको एक्सप्लेन करोगी, ये इस लाइन में क्रक्स है सारी चीज का। ये क्या कह रहे हैं? First of all, we have to understand that it is हम्म consciousness that creates any objective reality or a world. हम्म तो जो ये चेतना है, ये एक रियलिटी क्रिएट कर रही है बेसिकली। बेसिकली कैसे? हम ये कहते हैं कि जो हर एक का जो सत्य है वो उसकी चेतना के ऊपर ही आधारित है। जितनी चेतना सत्य को दर्ज कर रही है वही हमारे लिए सत्य है। मतलब दो पर्सन्स में डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस चेतना का है कि उसकी जिसकी चेतना जितना ट्रुथ को मैनिफेस्ट कर रही है, समझ रही है, वहां तक पहुंच रही है, वो उसके लिए वही। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि सब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं। सब्जेक्टिविटी कहाँ से आ रही है? वो यहीं से आ रही है कि जितना हमारा सत्य हमारी चेतना दर्ज कर रही है। ये तो और बाद हमें की बात है। वस्तुनिष्ठ जगत जिसके हम संपर्क में आ रहे हैं, तो आप किसी टेबल के संपर्क में आ रहे हो तो दूसरा व्यक्ति ये मना नहीं कर देगा कि यहाँ टेबल नहीं है, तो इसका मतलब संपर्क में तो वो भी आ ही रहा होगा। ऑब्जेक्टिव हाँ वर्ल्ड तो हाँ ये जी थोड़ी कि मैंने आपके लिए केक भेजा तो आपको केक नहीं मिलेगा। आप चेतना की उच्चतर स्थिति में हो तो केक की जगह कुछ और बन जाएगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं तो फिर तो अब वस्तुनिष्ठ तो यथार्थता हो ही गई, तो चेतना का तो फर्क नहीं पड़ता फिर वस्तुनिष्ठ यथार्थता में। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? वो चेतना से इंडिपेंडेंट हो गई फिर तो। मेरी चेतना ऊंची है तो भी केक ही मिलने वाला है, चेतना नीची है तो भी केक ही मिलने वाला है। तो कैसे समझें इस चीज को? तो हम केक तो केक है ही। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है उसका भी तो हम जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे हम कोई अलग किसी जगह के ऊपर गए तो हर व्यक्ति जो है वो उससे अलग ही उसका पर्सपेक्टिव होगा उस जगह के बारे में। वो अलग ठीक ब्यौरा है, देगा मान लिया कि ये देख। पर्सपेक्टिव तो एक चीज हो गई, निर्माण कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं निर्माण करता है। दिल्ली का निर्माण आपकी चेतना कर रही है, ये तो हम 4 जने मिलके गए दिल्ली, तो हम चारों ने मिलके दिल्ली की का निर्माण किया या कैसे? अनुभव क्या कर रहे हैं वो तो निर्माण करना नहीं हुआ ना। मैंने अनुभव उसका किस किस रूप में लिया वो तो एक बात है। हाँ जी तो ये निर्माण करना तो थोड़ा ज्यादा हो गया ये। अब मैं किस रूप में रिसीव कर रहा हूं ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेड सी बात है, पर ये तो सब्जेक्टिव रियलिटी हो गई। हम तो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी का निर्माण या जगत का निर्माण भी चेतना ही करती है। यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे ही हम इस रूप में एक्सप्लेन करते हैं हमारे ही केस को हम कमजोर कर देते हैं। आपको स्ट्रिक्टली पकड़ना पड़ेगा इसको कि कैसे कहूं मैं। जो मैं दलील आपको दे रहा हूं कि भी आप तो यही तो कह रहे हो कि मैं दिल्ली तो गया, दिल्ली तो जो है सो है, मैं उसको किस तरीके से महसूस करता हूं तो ये तो कोई भी मान लेगा इस बात को। पर हाँ जी ऑब्जेक्टिव रियलिटी का निर्माण तो आपके इसने नहीं किया। हाँ जी दिल्ली तो है देखिए सो है बस। जैसे टेबल है चेयर है तो वो वो फिजिकली। तो है सो है बस। हाँ जी आप कैसे महसूस कर रहे हो? अब टेबल है तो है, मतलब इसमें तो क्या मेरी चेतना ऊंची होगी तो भी अब टेबल तो एक, कहते यार चेतना ऊंची है तो भी टेबल है, नीची है तो भी टेबल है, क्या करें पर इसका? ये कैसे समझें हम? वस्तुनिष्ठ यथार्थता या जगत का निर्माण चेतना करती है। हाँ जी बट इसको हाँ पंकज भाई आगे जो एक्सप्लेन करा है और वो मैंने मार्क करा है क्योंकि वो मैंने खुद इसके बारे में पढ़ा तो मुझे कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा। मतलब मुझे इसकी कन्विंसिंग इन द सेंस मुझे क्लैरिटी नहीं हुई इस चीज की। इसी के आगे नेक्स्ट के अंदर ये टू फिजिकल सेंसेस द होल वर्ल्ड अपीयर्स टू बी सॉलिड and on that basis one carries out all one's activities, हम्म whereas physical science completely refuting that perception asserts that there हाँ is no solid thing at all। तो इस
हाँ It only appears so because of the particular constitution of our senses and our brain. और हाँ, ये चीज ये पहली लाइन को भी एक्सप्लेन कर रही है कि भाई हमारी चेतना कैसे ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ना चेतना नहीं, कॉन्शियसनेस साइंस तो इस चेतना को मानता ही नहीं। साइंस के लिए चेतना शब्द नहीं है। चेतना उसके लिए भौतिक तत्व का परिणाम है, चेतना आधार नहीं है। हम आधार कह रहे हैं चेतना को। भौतिक विज्ञान ये कह रहा है चेतना जो है मैटर का डेरिवेटिव है। मैटर को कोई एनर्जी है, वही मैटर का सूक्ष्म रूप है, या जो भी वो जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो चेतना शब्द नहीं काम में लेते। भौतिक विज्ञान चेतना शब्द नहीं काम में लेता। चेतना को उसका परिणाम बताता है, जिसको कि आप मानसिक चेतना है तो अगर हम हूं बहू आइंस्टाइन बना देंगे, उसके बाल को लेके भी सारी चीज डीएनए में है, सारी चीज इसमें है, और मैटर ऑफ टाइम है, हम आपकी सारी चीज क्रिएट कर देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। तो स्टैंड पॉइंट रिवर्स हो गया, ये अलग हो गया। भौतिक विज्ञान चेतना को परिणाम बता रहा है, हम चेतना को कारण बता रहे हैं। और कोई बात? यहीं आके हम अटक जाते हैं। जैसे ही कवि की बात करेंगे, ये वाली बात कैसे एक्सप्लेन करें कि चेतना है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी या वर्ल्ड का निर्माण करती है, इस स्टेटमेंट को कैसे कहा जाए? भाई आप जो अभी तक कह रहे हो, आप ये एक्चुअल हैं, में रियल एक्चुअल में ये स्टेटमेंट तो रियल लग ही नहीं रही, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो सब्जेक्टिव वर्ल्ड को क्रिएट कर रही है, तो वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को कैसे क्रिएट कर रही है? इसीलिए बाद में ये कह रहे हैं कि अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिविटी है भी या नहीं, इसके विषय में डिसाइसिवली आप कह ही नहीं सकते। डेफिनेटिवली कहा ही नहीं जा सकता कि जगत है या नहीं है। आप कैसे कह सकते हो जगत है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि नो सॉलिड थिंग एट ऑल, कोई नहीं, वो सॉलिड बाद चीज। की बात है, वो तो हाँ बाद की जी। बात है। ये सेंटेंस जो है कि अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिविटी है भी या नहीं, इसके बारे में डेफिनेटिवली कहा ही नहीं जा सकता। हाँ जी। किस आधार पे कह रहे हो आप कि ये है? क्योंकि मेरे इन सेंसेस के आधार पे है। और आपके पास क्या आधार है इसको प्रमाणित करने का कि ये ऑब्जेक्टिव है? तो इस लाइन में बहुत भयंकर पेच है। अगर अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है तो उस ठीक है, उसके लिए सब्जेक्टिव वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, बट उसके आगे भी टेबल है, और एक जिस जो देख सकता है उसके आगे भी टेबल है, तो टेबल ही रही ना। बिल्कुल, तो यही बात चेतना, मैं कह रहा हूं। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूं, इसको एक्सप्लेन कैसे करो फिर। तो चेतना ने तो टेबल का क्रिएशन नहीं करा। यही मैं कह रहा हूं, तो ये तो फिर सेंटेंस ही फिर गड़बड़ है। इसको कैसे एक्सप्लेन करो कि चेतना ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी का निर्माण करती है? नहीं नहीं, इसमें चेतना ने इतना एक सबको एक लेवल की मिली हुई है, इसलिए सबको टेबल नजर आ रही है। हाँ, तो ठीक एक बात है। लेवल तक की चेतना सबको मिली हुई है, सबको एक जैसा दिख रहा है, उसमें कौन सी इसमें कोई टिपिकल चीज तो नहीं है ना कोई। नहीं, पर चेतना निर्माण कर रही है, ये बात कर रहे हैं हम। चेतना जो हाँ, है ऑब्जेक्टिव चेतना वर्ल्ड। निर्माण कर रही है, चेतना जो टेबल का निर्माण कर रही है तो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है हमें, लेकिन हमारी कलेक्टिवली वो चेतना उतनी डेवलप हो चुकी थी, इसलिए उसमें वो तक दिख रहा है। और इसमें कोई और एक्स्ट्रा डेवलप करता जाएगा उसको, और उसके अलग अलग न्यूआंसेस चलते जाएंगे। एक बेसिक सामान तो सबको मिला हुआ है, तो उस बेसिक सामान के कारण सब कुछ, पानी, आग, चीजें, सब चीजें वैसी नजर आती है। उतना तो मानसिकता के या इसके फिजिकल जगत के निर्माण के लिए सबसे पहले वही किया गया है। भाई अब जैसे अपन ये बात करें, इसी को थोड़ा सा आगे लेके कि मेरे सामने एक गमला रखा है फूलों का, फ्लावर वास रखा हुआ है देविका जी, और मैं ये कहूं कि ये हम दोनों को कैसे दिख रहा है, मैं कैसे ये देखूं कि देविका जी को कैसे दिख रहा है? तो देविका जी ने हू बहू वैसा ही बना दिया, चित्र बना दिया। मैंने भी हू बहू वैसा ही बना दिया, पर अभी भी जो देविका जी को दिखा है और मेरे को दिखा है, हम नहीं जानते कैसा दिखा है। चित्र तो वही है, तो वो तो भौतिक रूप से भी सामने रखा है ही। देविका जी क्या देख सकते हैं, नॉलेज बाई आइडेंटिटी तो मेरे को अभी भी नहीं पता कि देविका जी एग्जैक्टली क्या देख रही हैं। देविका जी ने अगर बना भी दिया कागज के ऊपर तो भी मेरे को नहीं पता।
पर ये जो है कि ये वस्तुनिष्ठ जो जगत का निर्माण चेतना करती है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? ये सारा हमको जो भी दिख रहा है ये चेतना का क्रिएशन है। दिया तो वो सब्जेक्टिविटी हो गई ना, वो सब्जेक्टिविटी हो गई कि क्या? मुझे कैसा लगा। जो आपने अभी गमले का एग्जाम्पल दिया, तो वो तो हाँ सब्जेक्टिविटी हो गई कि भी मुझे हाँ, कैसा लगा। बट यही मैं गमला कह रहा हूं, भी, इसलिए प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता। यही तो मैं कह बट रहा हूं, प्रमाणित नहीं किया जा सकता। गमले जो गमला है वो तो ऑलरेडी है ही। है ही, बिल्कुल। वो इसीलिए ऑब्जेक्ट, क्रिएशन दो चीजों से होता है, जो सांख्य कहता है उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका। इसका विवेचन आप करके देखो, सांख्य के अलावा और कोई दूसरा तरीका है नहीं। इसके अंदर जो दृष्टा कॉन्शियसनेस है, एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्व्ड है। इनफैक्ट जब चेतना का विवेचन कर रहे हैं श्री अरविंद, तो वो कह रहे हैं चित्त के अंदर सत इन्वॉल्व है। चित्त के अगर आपके पास कॉग्निशन है, आपके पास सेंसेस हैं, आप खाली एक कल्पना करो देविका जी, एक ऐसे सिनेरियो की कि आपके पास सेंसेस हैं, ऑब्जर्व करने को कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या? जस्ट आप धीरे से इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलो कि कोई वस्तु है और सेंसेस नहीं है, या सेंसेस हैं और वस्तु नहीं है। क्या ये दोनों चीजें के मिलन का कोई एक है ऐसा कि इन दोनों के नहीं हो सकता? वस्तु है, सेंसेस नहीं है, या सेंसेस है, वस्तु नहीं है? कल्पना करो आप। वस्तु है और सेंसेस नहीं है, तो हम वस्तु का कुछ नहीं बना सकते। बना क्या है या नहीं है का कैसे बताओगे आप? हाँ जी, वही है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, फिर कुछ नहीं बना हमारे लिए वो, जब सेंसेस। किसी किसी बस इसलिए ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है, वही बताती है दर्ज करके कि हाँ मैं चाहे आप समाधि में गए हो, किसी में भी गए हो, जब तक ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस नहीं हो तो है या नहीं है का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ जी। भाई है या नहीं है, मैं आपने जैसे उदाहरण दिया कि आंखें नहीं है, पर मैं कह रहा हूं आंखें, आपने ये कहा रियलिटी, तो भी गमला तो है ही, पर मैं कह रहा हूं ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस किसी की भी, आपकी नहीं किसी के भी, ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस हटा दो, अब है या नहीं है का बताने वाली रिपोर्ट कोई रहेगी क्या? नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हाँ जी। तो कोई चीज है या नहीं है, वो तो ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, तो आप ये, अब आप कल्पना करोगे तो यार ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस नहीं हो और चीज हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस नहीं है, चीज विद्यमान है? ऐसा हो सकता है? नहीं, फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज, जब ऑब्जर्व ही नहीं करने वाला तो वो चीज पड़ी भी है तो भी ऑब्जर्व नहीं कोई कर सकता। ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस अगर है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो ही वो आपने भी हटा नहीं दिया, है। तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं ना। बिल्कुल। तो उसको क्रिएट कौन कर रहा है फिर बाद में? हाँ जी। चेतना। अच्छा, दूसरे चेतना। चेतना को आप जिस तरीके से मानते हो वो मानसिक चेतना है, जबकि चेतना कोई मानसिकता आने से, नहीं आने से कोई चेतना नहीं चली जाती। कल मैं ये पढ़ रहा था चेतना के बारे में, मैं तो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा था, ये बड़ा गहन विवेचन है इसका, आप सोचना, ये बड़ा क्रिप्टिक तरीके की बात है, इसी के ऊपर सारी चीज हिंज अपॉन करती है। हम जो सोच रहे हैं, हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे। अगर आप बारीकी से इसका देखोगे तो सारे तो सांख्य के, आपके सांख्य इसी से तो शुरू करता है। अगर आपके आई साइट बहुत ज्यादा तेज हो पर मनस जो है वो आपके बिल्ली का हो, क्या निर्माण होगा? किताब का कॉन्सेप्ट तक भी नहीं आएगा, वहां है तो भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा उस चेतना के अंदर। इसलिए यदि चेतना के अंदर परिवर्तन न हो तो आप चाहे फारदेस्ट गैलेक्सीज के अंदर चले जाओ, इसीलिए श्री अरविंद ने कहा आप लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स ट्रेस करते रहो, डिलीवरेंस तो इसमें है नहीं। इसलिए भौतिक विज्ञान है अल्टीमेटली प्रूव्स इटसेल्फ टू बी ए हेल्पलेस क्रीड, जो विज्ञान के बारे में है, क्योंकि जब आप इस डायमेंशन में चले जाते हो, अरे निर्माण तो चेतना करेगी। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं
चेतना का आमूल परिवर्तन ही एकमात्र आशा है, पर इसको कहा तो जाता है, महसूस नहीं किया जाता। ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। अगर आप वही रेटरिक काम में लेते हो, हाँ चेतना है, सारे लोग चेतना चेतना, मतलब इससे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाला शब्द ही नहीं है कोई। चेतना कॉमनली काम में लिया जाने वाला, अखबारों में ही छपने शुरू हो गया है। तो समझते कोई कुछ है नहीं कि चेतना में परिवर्तन। तो फिर अगर ये समझ में ही आ जाती तो फिर आदमी, समझ का मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन, एनी हाउ, पर इंटेलेक्चुअली इस चीज के बारे में एकदम क्लैरिटी आ जाना कि कम से कम इतनी देर तो अपने हाथ में आए, हाँ ये बात समझे। जब हम ये प्रश्न उठा रहे हैं तो आपको दबाव महसूस होता है और आप प्रश्न का ये ढूंढते हैं, हाँ ये बात, यही इसका लाभ है। और धीरे धीरे आज जो बात करी ग्रूव्स बनेंगे, कल आप बेटर पोजीशन में आ जाओगे, जिससे कि ये जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट हम डेवलप कर रहे हैं ये बात समझ में आएगी। ठीक है अनिल जी? हाँ नहीं ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक अप्रोच है वो तो किसी भी चीज को कहते हैं भाई, ये तो एनर्जी है, मतलब आपका ये इक्वल टू mc स्क्वायर जो आप कहा, तो मतलब मूल में जो है मॉलिक्यूलर संरचना उनका कम्यूटेशन परम्यूटेशन से कोई चीज आपको, क्यों तो वो अब बता नहीं सकते एब्सोल्यूटर में उसका, एनर्जी है, वो क्यों एनर्जी नहीं है। बता सकते? हम्म, जहां उनको इनकन्वीनियंट लगता है वहां वो ये कहते हैं भाई ये मान लेते हैं, हम्म। या ये है, बता क्यों तो बता ही नहीं सकते ना कोई चीज का। हाँ क्यों नहीं है उनका, बस ऐसा होता भारत ने है ये क्यों पूछ रहा बताया? हूँ। भारत कहता है क्यों ये है, क्योंकि माँ की इच्छा, माँ का संकल्प। और वो संकल्प जो है एक आइडिया के रूप में आता है, और वो आइडिया किसी शेप को बने, विज्ञान भी कहता है, नहीं तो असंख्यों पार्टिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, टेबल का टेबल बने रहना ही एक असंभव चीज है, सॉलिड चीज है ही नहीं। हम्म। विज्ञान की ही बातें देखो तो ये जगत एक चमत्कार से कम नहीं है, और ये बात उसको नहीं समझ में आ रही। धीरे 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 जो आज हमने बात करी वो कई चीजों में आपको रिलीफ भी देगा, कई चीजें तोड़ेगा भी, पर पहले विचार करना पड़ेगा, इसका विचार करना। ठीक है अनिल जी? ठीक। जय श्री राम। जय श्री। ठीक है।